हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 40 की, दैट इज बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। इस सेक्शन को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेनेंट अटैच्ड विद द लैंड एंड इन द लेटर हाफ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन सेक्शन की शुरुआत करने से पहले ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कोवेनेंट, इसको समझना जरूरी है। व्हाट इज कोवेनेंट? सो कोवेनेंट मींस अ रिटन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इंपोजेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन अ पर्सन और अ पार्टी। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटन में है और जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन या पार्टी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कोवेनेंट। So in simple word, we can say that the covenant means a restriction imposed by one party on the another party. अब ये जो restriction लगाई गई है, इसके बेसिस पे हम covenant को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर restriction कुछ ऐसी है जो सामने वाले पर्सन को बाउंड करती है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोवेनेंट। और अगर जो इंपोज की गई रिस्ट्रिक्शन है वो सामने वाली पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है किसी काम को ना करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोवेनेंट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है एक पर्सन बी को, लेकिन ट्रांसफर करते समय वहां पे दो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पहली कि भाई इस प्रॉपर्टी से लगा हुआ जो रोड है, जो रास्ता है, आप उसको मेंटेन करोगे, और दूसरी, इस प्रॉपर्टी के अंदर आप किसी भी तरह का कोई एक्सकेवेशन वर्क यानी कि कोई खुदाई नहीं करोगे। तो मिस्टर ए ने बी के ऊपर जो पहला रेस्ट्रिक्शन लगाया है प्रॉपर्टी के रास्ते को मेंटेन करने का, वो एक पॉजिटिव कोवेनेंट है। और जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सकेवेशन वर्क, कोई खुदाई नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोवेनेंट, क्योंकि वो मिस्टर बी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर काम वहां पे नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे। तो सेक्शन 41 की बेरेट लैंग्वेज पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे बेरेट कहता है, वेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी अ थर्ड पर्सन independently of any interest in the immovable property of another or of any easement thereon, a right to restrain the enjoyment in a particular manner of later property or of obligation annexed to ownership but not amounting to interest or easement. अब इस लैंग्वेज को समझने से पहले हमें सेक्शन 11 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 11 कहता है कि जब कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय उसके मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, और अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता भी है तो वो रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से वॉइड होंगी, शून्य होंगी। ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल वैसे ही रिसीव करेगा जैसे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं गई है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है खुद सेक्शन 11 में, कि अगर मान लो कोई पर्सन है जिसके पास में दो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं और दोनों कैसी हैं, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी हैं, और वो उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को सेल करता है, ट्रांसफर करता है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जो कि जरूरी हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए, एक पर्सन है ए, उसके पास में ये एक लैंड है 200 स्क्वायर यार्ड की। अब इस लैंड में 100 स्क्वायर यार्ड में उसने अपना एक घर बनाया हुआ है और बाकी का जो एरिया है 100 स्क्वायर यार्ड ये अभी अनकवर छोटा हुआ है, वहां पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। अब किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर ए इस अनयूज्ड एरिया को ट्रांसफर कर देते हैं मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय बी के ऊपर ये कंडीशन लगाता है कि भाई आप फ्यूचर में जब भी कभी इस प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो मेरे आने जाने के लिए आप यहाँ पे 10 फीट का रास्ता छोड़ोगे। तो यहाँ पे ए ने बी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है
वो इसलिए लगाइए ताकि वो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको बेनिफिशियली एंजॉय कर सके। तो सेक्शन 11 कहता है कि ये रेस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से वैलिड होंगी, मान्य होंगी, और बी बाउंड होगा इस रेस्ट्रिक्शन को मानने के लिए। अब आते हैं अपने दूसरे एक्सेप्शन पे। दूसरा एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है सेक्शन 40 के सब क्लॉज 1 में। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के किसी एक पोर्शन को ट्रांसफर करता है और वो उस पोर्शन को ट्रांसफर करते समय कुछ कोवेनेंट अटैच कर देता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो ओरिजिनल ट्रांसफर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो न केवल प्रेजेंट ट्रांसफर पे बाउंड होंगी, बल्कि उसके जो भी असाइनी होंगे, जो भी लीगल हायर्स होंगे, या अगर कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होगा उन पे भी वो वैसे ही वैलिड होंगी जैसा कि ओरिजिनल ट्रांसफर पे है। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए, उसके पास में 2 घर हैं। एक घर उसने बनाया हुआ है, 1 स्टोरी बिल्डिंग है, जबकि उसी के बराबर में दूसरा घर है जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग है। अब वो जो 1 स्टोरी बिल्डिंग है वो ट्रांसफर कर देता है मिस्टर बी को, लेकिन ट्रांसफर करते समय मिस्टर ए बी के ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस 1 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर कभी भी 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं बना सकते। और क्यों नहीं बना सकते? अगर आप 2 फ्लोर से ज्यादा बनाओगे तो मेरी बिल्डिंग कवर हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। बी इस कंडीशन को जानते हुए इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं। तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच में, वो न केवल बी पे बाउंड है, बल्कि बी के जो लीगल हायर्स होंगे, जो असाइनी होंगे, उन पे भी बाउंड होगी। और फ्यूचर में अगर बी या उसके लीगल हायर इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उस सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से बाउंड होंगे। कुछ केस लॉ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस है हमारे पास में रोजर का केस है। इसमें लॉर्ड जस्टिस फेयरवेल थे। लॉर्ड जस्टिस फेयरवेल ने इस केस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं किसी भी कोवेनेंट के साथ में, जो भी कंडीशन होती है या जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लॉर्ड जस्टिस फेयरवेल कहते हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय जो भी कोवेनेंट अटैच कर रहे हो, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, वो बिल्कुल शुरुआत से होनी चाहिए। शुरुआत से मतलब कि ओरिजिनल ट्रांसफर ने जब पहली बार उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया तभी वो रेस्ट्रिक्शन अटैच की गई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होनी चाहिए जिसका ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है आप ट्रांसफर किसी प्रॉपर्टी का कर रहे हो और रेस्ट्रिक्शन किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि जिस बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए आप कोवेनेंट अटैच कर रहे हो, आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट प्रैक्टिकली होना भी चाहिए। एक दूसरा यहाँ पे लैंडमार्क केस है टल्क वर्सेस मॉक्सहे का, काफी पॉपुलर केस है ये। इस केस में जो ओरिजिनल ट्रांसफर थे मिस्टर टल्क, उनके पास में एक प्रॉपर्टी थी लेसेट स्क्वायर लंदन के अंदर। वो अपनी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं एक मिस्टर एक्स को, लेकिन ट्रांसफर करते समय एक कंडीशन लगा देते हैं, ये कोवेनेंट अटैच कर देते हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा ही अनकवर रखोगे, यानी इस पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। और फ्यूचर में आप अगर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी करोगे, उस कंडीशन में भी ये रेस्ट्रिक्शन और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के ऊपर भी वैलिड होगा। तो मिस्टर एक्स पूरी कंडीशन को जानते हुए भी इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं। काफी टाइम तक मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है मिस्टर वाई को, देन मिस्टर वाई ट्रांसफर कर देता है मिस्टर जेड को। ऐसा करते करते जो प्रॉपर्टी है फाइनली चली आती है इस केस के दूसरे मेन कैरेक्टर मिस्टर मॉक्सहे के पास में। अब जब मिस्टर मॉक्सहे ने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया, उस समय उनको इस कंडीशन की जानकारी थी कि ओरिजिनल ट्रांसफर ने जब फर्स्ट ट्रांसफर को प्रॉपर्टी सेल की तो उसने ऐसी कोई कंडीशन लगाई थी। इस कंडीशन की जानकारी होते हुए भी मिस्टर मॉक्सहे
इस पर्टिकुलर लैंड पे एक कंस्ट्रक्शन बनाने की सोचने लगते हैं और उसकी तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर टल्क को इस बात की इंफॉर्मेशन होती है तो टल्क एक पिटीशन फाइल कर देते हैं उनके अगेंस्ट में, मामला कोर्ट में जाता है। तो इस केस में लॉर्ड जस्टिस कॉटनहैम, यहाँ पे जज थे, कॉटनहैम कहते हैं मिस्टर मॉक्से को वहां पे बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने जब इस प्रॉपर्टी को परचेज किया, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि इस प्रॉपर्टी के साथ में ऐसी कोई कंडीशन अटैच है? मिस्टर मॉक्से वहां पे पॉजिटिवली रिप्लाई करता है और बोलता है कि हाँ भाई, मेरे को ऐसी कोई जानकारी मेरे पास में थी। तब लॉर्ड कॉटनहैम वहां पे कहते हैं कि भाई जब आपको ये जानकारी थी फिर भी आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, तो आप अपनी खुद के किए हुए प्रॉमिस से कैसे पीछे हट सकते हैं? और मिस्टर कॉटनहैम यहाँ पे एक इंजंक्शन पास कर देते हैं अगेंस्ट द मिस्टर मॉक्से कि आप यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब हम अपने तीसरे केस पे आते हैं। हेवर्ड वर्सेस ब्रंसविक परमानेंट बेनिफिट बिल्डिंग सोसाइटी का केस था। इस केस में लॉर्ड जस्टिस कॉटन बैठे थे। लॉर्ड जस्टिस कॉटन ने यहाँ पे बड़े ही डिटेल में कोवेनेंट को डिस्कस किया। जस्टिस कॉटन कहते हैं कि जो कोवेनेंट होता है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल कोवेनेंट। पर्सनल कोवेनेंट एक पर्सनल एग्रीमेंट होता है 2 पर्सन के बीच में, और ये उन्हीं पर्सन के बीच में बाइंडिंग भी होता है जो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थे या उस एग्रीमेंट के समय वहां पे मौजूद थे। अगर फ्यूचर में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर की जाती है तो वो कंडीशन उस सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पे वैलिड नहीं होंगी। दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पे वेयर द ट्रांसफर इज एंटायर प्रॉपर्टी, कि जब ट्रांसफर अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास में कुछ नहीं रखता है। उस कंडीशन में ट्रांसफर का ये राइट ही नहीं बनता कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ में कोई कोवेनेंट अटैच कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सके। ये ट्रांसफर ही के ऊपर होगा, वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई भी जाती है तो ट्रांसफर ही उसको मानने के लिए बाउंड नहीं होगा। और तीसरी कैटेगरी आती है जब कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी के किसी एक पोर्शन को ट्रांसफर करता है। तो जैसा हमने अभी बेरेक की लैंग्वेज में देखा कि इस केस में ओरिजिनल ट्रांसफर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो ट्रांसफरी को माननी ही होंगी, और न केवल ट्रांसफरी को माननी होंगी बल्कि उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होंगे वो भी उनको मानने के लिए बाउंड होंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल आया कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो अलग अलग तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जस्टिस कॉटन वहां पे कहते हैं कि ट्रांसफरी या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी केवल उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को मानने के लिए बाउंड होंगे जो नेगेटिव नेचर की होंगी। नेगेटिव पॉजिटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो कि ट्रांसफरी या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को बाउंड कर दिए किसी पर्टिकुलर एक्ट को न करने के लिए, ताकि ओरिजिनल ट्रांसफर अपने जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको बेनिफिशियली एंजॉय कर सके। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो ट्रांसफरी या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को बाउंड कर रही है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए, तो वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होगी। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पे बेरेट कहता है वेयर ए थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी but not amounting to an interest therein or easement thereon, such right or obligation may be enforced against a transferee with notice thereof or a gratuitous transfer of the property affected thereby, but not against a transferee for consideration and without notice of the right or obligation, not such property in his hand. इसको हम फिर से एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं जो कि बेरेक के साथ में इसमें यहाँ पे दी हुई है। इलस्ट्रेशन कहती है कि एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कांटेक्ट करते हैं मिस्टर बी को।
अब ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम सुल्तानपुर है। तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ में, और जिस समय ए का बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, जब डीलिंग चल रही थी, उसी बीच में ए इस प्रॉपर्टी को उठा के सेल कर देता है एक थर्ड पर्सन सी को। अब सवाल यहां पे आता है कि बी का क्या होगा। तो इस केस में मिस्टर बी सहारा ले सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का। सेक्शन 40 सब क्लोज 2 कहता है कि अगर ट्रांसफर, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एड ऑन हो रहा है, उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। और उस केस में अगर ओरिजिनल ट्रांसफर अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हुए उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो जो पर्सन है यानी कि मिस्टर बी उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करा सकते हैं ओरिजिनल ट्रांसफर ए और जो ट्रांसफर ए सी दोनों के ही अगेंस्ट में, क्योंकि मिस्टर बी वो पहला पर्सन था जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, और मिस्टर बी के साथ जो ए का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था ये अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था, तो मिस्टर बी का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में बना रहेगा। सो गाइस, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।